भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष जयंत दत्त के ऊपर त्रिपुरा के तृणमूल कांग्रेस के जो प्रमुख विधायक है सुदीप बर्मन, उनके भाई ने कुछ गुंडों के साथ हमला किया। हाल ही में हुई भाजपा की महाप्रचंड रैली, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में हुआ प्रचंड विजय, इससे त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की लहर आ गई है और इससे रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी भय में आ गई है, डर गई है और तृणमूल को हथियार बनाकर वो बीजेपी के ऊपर हमला करवा रही है। ये आज की घटना से साबित हुआ। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के लिए गए हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुबल भौमिक जी और अन्य कार्यकर्ता एफआईआर दर्ज करके जब बाहर निकले तब लगभग 100-150 की भीड़ ने, तृणमूल कांग्रेस उसमें कुछ सीपीएम के भी गुंडे थे, उन्होंने एक बहुत भयंकर हमला इनका घायल हो गए हैं। ये बहुत निंदनीय घटना है। हम धिक्कार करते हैं। इस हिंसा की राजनीति को बीजेपी समाप्त करेगी। त्रिपुरा वासी ऐसे हिंसा की राजनीति को समर्थन नहीं करेंगे। मेरे साथ प्रदेश के अध्यक्ष बिप्लब कुमार देव जी हैं। वो बांग्ला भाषा में आप सभी को जो घटना हुई है उसके बारे में एड्रेस करेंगे। आज के बिकेल 4टे नागाद सुदीप बर्मन जो तृणमूल कांग्रेसের नेता, ওনার भाई সন্দীপ বর্মন ভারতীয় জনতা পার্টির মন্ডল প্রেসিডেন্ট আরামেশ চৌমুনিতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে তৃণমূল থেকে কিছু কার্যকর্তা পার্টিতে জয়েন করেছিল। সেখানে ফ্ল্যাগ দেওয়ার জন্য এসেছিল, সে একাই ফ্ল্যাগ নিয়ে এসেছিল আর তখন তার উপর সন্দীপ বর্মন আক্রমণ করে। সন্দীপ বর্মন কোনো তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নয়। ভারতীয় জনতা পার্টি যেটা ক্রমাগত বলে আসছে এবং ত্রিপুরাবাসী যেটা বলে আসছে সেটাই আজকে প্রমাণিত হয়েছে যে এই ঘটনার পর যখন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সহসভাপতি সুবল ভৌমিকের নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির এক টিম থানাতে গিয়েছে এফআইআর করার জন্য এবং ওই আমাদের মন্ডল প্রেসিডেন্টকে হসপিটাল থেকে আনার পর এফআইআর করার জন্য গিয়েছে, তখন সেই থানার মধ্যে 150 সশস্ত্র তৃণমূল এবং সিপিএম এর মদতপুষ্ট গুন্ডা বাহিনীরা আক্রমণ করে থানার মধ্যে, মানে সরকারের যে এখানে এফআইআর করার জন্য থানার মধ্যে গিয়ে সেখানে আক্রমণ করেছে। এটা বিজেপি পার্টি বিষয় হয়নি বা রাস্তার মধ্যে হয়নি, থানার মধ্যে আক্রমণ করেছে, এফআইআর করার জন্য গিয়েছে। আর আমার এখন জনতার সামনে সেই বিষয়টা রাখা যে এই যে পরিবারটা, সে সন্দীপ বর্মন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নন, তো সন্দীপ বর্মন মেরেছে তার জন্য এফআইআর করার জন্য গিয়েছে, তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সেখানে থানার মধ্যে সশস্ত্র আক্রমণ করেছে এবং তাতে কমিউনিস্ট পার্টি যে সরকার আছে সেই সরকারের সম্পূর্ণ ইন্ধনে, শুধু পার্টি নয় সরকারের সম্পূর্ণ ইন্ধনে ঘটনা ঘটেছে। এই রাজ্যে ক্রমাগতভাবে যে প্রমাণিত হচ্ছিল যে এই পরিবারটাই সিপিএম এর সঙ্গে মিশে এই ত্রিপুরাবাসীকে ক্রমাগত শোষণ করে আসছিল। আজকের এই ঘটনাতে প্রমাণিত করলো ওই পার্টিটা ওই পরিবারের পার্টি আর ওই পরিবারটাকে সিপিএম এর সংরক্ষণ আছে, সেটা আজকের এই ঘটনার মধ্যে প্রমাণিত হলো। ভারতীয় জনতা পার্টি হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, তীব্রভাবে তার নিন্দা করে 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর কাছে আমরা যাব এবং তার আমরা সদ্বিচার চাইব এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা সারা ত্রিপুরা ব্যাপী তার আন্দোলন করব। आइए ईवीएम के विश्व पटल पर स्थिति को देखें। अमेरिका में वेब हैरिस नाम की महिला ने वोटिंग मशीन का घोटाले की पोल खोली, जिसके बाद 64% अमेरिकी राज्यों में यह मशीन बंद हुई। जर्मनी में इन मशीनों को असंवैधानिक करार दिया गया, क्योंकि मशीनों से एक आम नागरिक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं देख सकता। आयरलैंड में इन मशीनों को कूड़े के भाव फेंक दिया गया, क्योंकि इनसे प्रजातंत्र की हत्या होती है। केवल भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, यूक्रेन जैसे गरीब या विकासशील देशों में ही चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, कंबोडिया आदि अन्य गरीब देशों में इन्हें लगाने की योजना चल रही है। जरा सोचिए क्यों? जानते हैं,
गरीब देश इसलिए गरीब हैं क्योंकि अमीर देश उनकी प्राकृतिक संपदाएं लूटते आए हैं। सरकार के रूप में अपने एजेंट स्थापित करके बड़ी कंपनियां अपनी लूट जारी रखती हैं। इंटरनेट और मोबाइल आने से कागज के वोटों से हेर फेर करना मुश्किल हो गया है, इसलिए वोटिंग मशीनें लगाई गई हैं जिससे कि बिना सबूत के घोटाला होता है और पूरे विपक्ष का काम बना। बस फिर धोखेबाज सरकारें दनादन विदेशी निवेश और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर विदेशियों के हाथ में देश को बेचती हैं। याद रखिए, कागज का वोट सस्ता भी है। महंगी मशीनों को 10 साल में बदलना होता है। लोगों को इन्हें चलाने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। अगर कागज की पर्ची लगाई जाए तो खर्चा अलग। इसलिए ये कहना कि कागज का वोट महंगा है सरासर झूठ है। इस तरह ये भी झूठ है कि बैलेट में बहुत कागज लगता है। 5 साल में बैलेट में जितना कागज लगता है उतना हम एक दिन में अखबार छापने में खर्च कर देते हैं। कागज बचाना है तो कहीं और बचाया जा सकता है। वोट जैसी कीमती चीज के साथ समझौता करना उचित नहीं होगा। इन मशीनों के साथ अगर पर्चियां भी लगा दी जाए तो भी धोखा जारी रह सकता है। पर्चियों को हाथ से गिनना होगा तो कागज के वोटों को क्यों नहीं गिन ले? हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो वोटिंग मशीन के खिलाफ अभियान छेड़े। हेराफेरी कागज के वोट से भी होती है, लेकिन उसका पता लगाना संभव है। हजारों बोगस वोटों को छापना पड़ता है, फिर बूथ तक लाना पड़ता है। टेस्टिंग करके पोल खोलना आसान है, दोबारा चुनाव की मांग भी की जा सकती है। हम और आप क्या कर सकते हैं? अपने चुनाव क्षेत्र में आप 64+ स्वतंत्र उम्मीदवारों को खड़ा करें तो इन मशीनों को हटाकर कागज के वोटों को ला सकते हैं, क्योंकि मौजूदा मशीन सिर्फ 64 उम्मीदवारों के वोट गिन सकती है। आप जिस भी पार्टी का समर्थन करें, अपनी पार्टी से मांग करें कि निष्पक्ष चुनाव के लिए कागज का वोट वापस लाएं। साथ ही अपने परिवार, मित्र, मोहल्लों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये देश हमारा है और हम इस देश के भाग्य विधाता हैं और अपने हक की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी। लोकतंत्र को व्यवसाय समझने वाले लोग आपको कभी इस मुद्दे पर एकजुट नहीं होने देंगे, क्योंकि यही उनकी ताकत है। इसकी पहल आपको ही करनी होगी और अंजाम तक आपको ही ले जाना होगा। तभी हम गर्व कर सकेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जय हिंद, जय भारत। ईवीएम मशीन जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, क्लियर बटन दबाते हैं। क्लियर बटन दबाने के बाद आप देख रहे, अभी मैंने दबाया नहीं है, आप देख रहे हो कि टोटल 20 वोट है। अभी मैं क्लियर बटन दबा रहा हूँ तो अभी वोट 0 हो गए, मतलब मशीन के अंदर का सब डेटा डिलीट हो गया है। अभी 7 बजे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट बटन दबाता है, उसके बाद बैलेट यूनिट पे लाइट आ गया है ग्रीन, आप देख रहे हो। अभी वोटिंग के लिए मशीन रेडी हो गई। अभी एक वोट कास्ट होएगा तो वो रिकॉर्ड होगा। तो अभी आपने आवाज भी सुना और लाइट भी देखा, एक वोट। तो उसके बाद वोट नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगली बार वापस बैलेट बटन नहीं दबाता है कंट्रोल यूनिट पे, तब तक वोट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अभी हम लोग और एक बार कर रहे हैं। दूसरा वोट डाला है, तीसरा वोट डाला है, चौथा वोट डाला है, 5वां वोट डाला है। अभी हम शाम के 5 बजे क्लोज बटन पे बटन दबाया जाता है, तो उसके बाद मशीन वोट एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद रिजल्ट बटन, काउंटिंग के डेट के वक्त रिजल्ट बटन दबाया जाता है। तो आप देख रहे हो 1 नंबर को टोटल 5 वोट्स है, टोटल वोट्स भी 5 है और 1 नंबर को 5 है, बाकी सब लोग को 0-0 है। तो ये मशीन बराबर चल रही है। लेकिन ये मशीन में अभी बाइजिंग मोड में कैसे जाने का हम आपको बताएंगे कि अभी हम वापस बताएंगे कि बाइजिंग मोड में वोट ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो इसके लिए की सीक्वेंस है। अभी आप ये मेरे हाथ में जो कागज है उसके ऊपर देख रहे हैं, ये आंकड़े हैं। ये आंकड़ों का मतलब है कि अभी 4 नंबर के उम्मीदवार को जिताने के लिए आपको 3, 2, 5, 1, 4 ये सीक्वेंस से वोटिंग करना पड़ेगा। मतलब वोटर आएगा, वो पहला वोटर 3 नंबर को वोटिंग करेगा, उसके बाद का वोटर 2 नंबर को वोटिंग करेगा, फिर 5 नंबर को, 1 नंबर को और 4 नंबर, ऐसे 5 वोटर लाइन से 4 बजे जाके वोटिंग करेंगे। तो उसके पहले जो वोट पड़े रहेंगे उसमें अभी जो मैंने प्रोग्राम लिखा उसमें 50 तक का वोट ट्रांसफर होता है। अभी मैं आपको करके बताऊंगा। अभी हम लोग वापस देख रहे हैं। अभी मैं क्लोज बटन दबा रहा हूँ, तो क्लियर बटन दबा रहा हूँ, तो टोटल वोट्स 0 हो जाएंगे। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर के उम्मीदवार को 10 वोट डालेंगे। 2, ओके, अभी हम लोग ने 10 वोट डाले हैं। अभी हम लोग को 4 नंबर के कैंडिडेट को जिताना है। तो अभी अगला वोट जो रहेगा
वो 3 नंबर को डाला जाएगा। तो 3 नंबर को हम लोग ने 1 वोट डाला है। उसके बाद 2 नंबर को वोटिंग होगी। उसके बाद 5 नंबर को वोटिंग होगी। उसके बाद 1 नंबर को वोटिंग होगी। उसके बाद 4 नंबर को वोटिंग होगी। अभी हम लोग ने टोटल 15 वोट डाले हैं, जिसमें से 1 नंबर को हम लोग ने 11 वोट डाले थे। पहले 10 और बाद में 1, ऐसे 11 वोट डाले थे। अभी मैं क्लोज बटन दबा रहा हूं और उसके बाद रिजल्ट बटन दबा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं टोटल 11 वोट थे, उसमें से 4 वोट कटे हैं और अभी 4 नंबर के कैंडिडेट को हम लोग ने सिर्फ 1 ही वोट डाला था, लेकिन उसका कुल वोट 8 है। देखो टोटल वोट 15 है, मतलब वोट टैली हो रहा है, लेकिन बाकी के लोगों के भी वोट ट्रांसफर हो गए। 1 नंबर का वोट 4 ट्रांसफर हुआ है। 2 नंबर को हम लोग ने 1 वोट डाला था, उसका भी 1 वोट नहीं आया है, 0 है। 3 नंबर को भी हम लोग ने 1 वोट डाला था, उसका भी 0 आया है। इसका मतलब इन लोग का अभी मैं सबके सब भी वोट 1 नंबर के ट्रांसफर कर सकता था, लेकिन अगर 1 नंबर के सारे वोट ट्रांसफर होंगे तो किसी को भी डाउट आएगा। तो